सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा जो विषय है वो थोड़ा सा अलहदा है। अलहदा इस रूप में है कि सामान्य तौर पर हिंदुस्तान में इस विषय के संदर्भ में बहुत चर्चा नहीं हो रही। इस घटनाक्रम पर सरकार ने भी एक अजीबोगरीब किस्म की उदासीनता बना रखी है। कमाल की बात यह है कि इस पूरे मसले पर उदासीनता तब है जबकि ये सारे घटनाक्रम हमारी सीमा पर हो रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश के संदर्भ में हो रहे हैं। हमारा आज का विषय है म्यांमार, सरकार, सेना और संहार। पड़ोसी देश म्यांमार में एक बार फिर सैन्य शासन लागू हो चुका है। म्यांमार में लोकतंत्र की सबसे बड़ी उम्मीद आंग सान सूची रही है। सवाल यह उठता है कि उनसे कहां चूक हो गई कि जो सत्ता एक लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ रहते हुए हासिल की थी, वह उसे बरकरार नहीं रख पाई। जानने में दिलचस्पी इस बात पर भी हमारी होनी चाहिए कि वहां पर सैन्य शासन के कटु अनुभव होने के बाद भी सेना इस प्रकार से तख्ता पलट में सफल कैसे हो जा रही है। जानने में दिलचस्पी इस बात पर भी होनी चाहिए कि जिस देश में इस बड़े पैमाने पर नरसंहार की कार्रवाई चल रही है, उस मसले पर हिंदुस्तान जैसा लोकतांत्रिक देश खामोशी क्यों ओढ़े हुए है। जानने में दिलचस्पी हमें यह भी होनी चाहिए कि बर्मा में या म्यांमार में जो घटित हो रहा है उससे हमारे देश की अपनी सीमाएं किस तरीके से प्रभावित हो रही है। भारत के साथ म्यांमार की तकरीबन 1600 किलोमीटर की लंबी सीमा है। या चीन के संदर्भ में या थाईलैंड, लाओस के संदर्भ में एक बीच के दौर की स्थिति में मौजूद देश है, जिसकी हालात भारत की सुरक्षा, भारत की प्रभुसत्ता के संदर्भ में खासे महत्वपूर्ण रहते हैं। आज हम इसी मसले पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वहां चल क्या रहा है और उसका भारत के संदर्भ में प्रभाव क्या है। क्या कारण है कि भारत दुनिया के तमाम देशों में होने वाले घटनाक्रमों पर समय समय पर अपनी सदी हुई प्रतिक्रिया देता है, अपने स्टैंड के संदर्भ में बहुत स्पष्टता रखता है, पर म्यांमार के संदर्भ में यह खामोशी किन कारणों से है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बर्मा हमारे लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब हम अतीत के पन्ने पलटकर देखते हैं और यह पाते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान यह देश भी भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 3 लड़ाइयों के साथ ब्रिटिश ने इसे भारत का हिस्सा बनाया, पर 1937 में इसे एक अलग देश का दर्जा देते हुए व्यवस्था बनाई गई। हमारे लिए यह देश इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतिहास के तमाम विद्यार्थी बिना पूरा पढ़े हुए इस बात पर सवाल करते हैं कि आखिर महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस का साथ क्यों नहीं दिया था। आजाद हिंद फौज के संदर्भ में गांधी की भूमिका को लेकर लोग सवाल उठाते हैं। उस सवाल का अगर उत्तर जानना है तो उसके लिए बर्मा के इतिहास को पढ़ना जरूरी है। जिस प्रकार से आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था, उसी प्रकार से बर्मा आजाद फौज का भी गठन जापान के सहयोग से हुआ था और लंबे समय से चले आ रहे ब्रिटिश नियंत्रण को खत्म करने में उस फौज ने सफलता भी हासिल की थी। लेकिन उस नियंत्रण को खत्म करने से बर्मा के लोगों को स्वाधीनता नहीं मिल गई थी, बल्कि ब्रिटेन के स्थान पर जापान की आधिपत्य उनकी नियति बन गई थी। 3 साल 1942 से लेकर 1945 तक का वो खौफनाक दौर बर्मा वासियों को आज भी याद है, जब जापान के कब्जे के दौरान बड़े पैमाने पर अमानुषिक अत्याचार वहां पर हुए और उसका नतीजा ये हुआ कि आंग सान के नेतृत्व में एक नई फौज का गठन हुआ और उसने ब्रिटिश के साथ मिलकर ही इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। अफसोस की बात यह रही कि अंतरिम सरकार के मुखिया आंग सान देश को विधिवत स्वतंत्रता मिलने से 6 महीने पहले ही एक हत्याकांड के अंतर्गत मारे गए। लेकिन उन्हीं आंग सान, जिन्हें आज वहां के राष्ट्रपिता की संज्ञा वहां के निवासी देते हैं, उनकी बेटी आंग सान सू की ही लोकतंत्र की एक संभावना के तौर पर पूरी दुनिया में म्यांमार को लेकर जाती हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और इस एक गंभीर विषय पर कुछ सार्थक चर्चा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। विषय जितना जटिल है उतना ही सरल हमारा आज का विचार सूत्र है। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए रिचर्ड निक्सन। महाभियोग के चलते उन्हें हटाया गया था, वो एक अलग बात है, पर उन्होंने एक बात बड़े कमाल की कही थी। एक लाइन में कही गई बात है और उन्होंने ये कहा था कि तानाशाही हिंसा को जन्म देती है। तो कुल मिलाकर जहां पर भी तानाशाही होती है वहां हिंसा होना स्वाभाविक है, अनिवार्य है। और म्यांमार में भी जो कुछ घटित हो रहा है सैन्य शासन के चलते अर्थात तानाशाही के चलते, तो वहां पर हिंसा होना स्वाभाविक है। इसीलिए बड़े पैमाने पर वहां प्रदर्शन हो रहे हैं और उन प्रदर्शन को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल हो रहा है।
जिसका नतीजा आम जनता की असमय मौत के रूप में सामने आ रहा है। बहरहाल इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जो चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें है देश के बेहद काबिल सैन्य अफसरों में से शुमार रहे लेफ्टिनेंट जनरल राज काजन साहब, वो खास तौर पर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब हैं, देश के ख्यातिप्राप्त पूर्व राजदूत हैं, विदेश मामलों में उनकी जानकारी के लोग कायल रहते हैं, वो एक बार फिर हमारे साथ में हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, वो हैं प्रोफेसर प्रशांत त्रिपाठी जी, जो कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एचओडी हैं छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के। और हमारे साथ में प्रमोद जोशी जी हैं, जो देश के वरिष्ठ संपादकों में शुमार हैं, लंबे अरसे तक हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम अशोक सज्जनहार साहब से करते हैं और सज्जनहार साहब से समझने की कोशिश करते हैं कि जो भारत तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में सदैव सचेत रहता है, अपने स्टैंड को क्लियर रखता है, वो म्यांमार के संदर्भ में मौन दिखाई देता है। इस मौन के मायने क्या है और इस मौन के कारण क्या है, आपसे समझने की बात। देखिए हिमांशु जी, मैं तो ये कहूंगा जो भारत मौन बिल्कुल नहीं है जी। भारत जो ने इसके बारे में जितना कहना था वो बिल्कुल उसने कहा है। 1 फरवरी को वहां पर तख्ता पलट हुआ जी, जैसे आपने बताया, और आपने बहुत अच्छा बताया, आपने इतिहास भी बताया बर्मा का, कैसे वहां पर जनरल आउंग सान ने वहां पर कैसे आजादी हासिल की जी, और उसके बाद अब क्या हालात हुए हैं, आपने बहुत अच्छी वहां पर इतिहास बताया जी। परंतु भारत ने 1 फरवरी को जब वहां पर सत्ता पलट हुआ और उन्होंने कहा जो ये इमरजेंसी है, ये कू नहीं है, तो भारत ने बिल्कुल बहुत गहरी चिंता इसमें व्यक्त की जी। और भारत, आपको मालूम है, जो इस साल से शुरू होते हुए इस साल और अगले साल संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल में वहां पर हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं जी। तो उसमें भी भारत ने बहुत ही अच्छी वहां पर भूमिका निभाई, क्योंकि वहां पर 2 गुट बन गए थे। एक तो गुट बन गया था जो कि इनको बिल्कुल कंडेम करना चाहता था, तिरस्कृत करना चाहता था जी। और सैंक्शंस लगाना चाहता था, और दूसरा था जो जैसे चीन और रूस, पहले उसमें जो परमानेंट मेंबर्स में है अमेरिका है और ब्रिटेन है, फ्रांस है, और दूसरे में चीन और रूस हैं जो कि बिल्कुल इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहते थे जी। तो भारत ने बहुत ही एक वहां पर अच्छा रोल निभाया, और जो वहां पर उनका सिक्योरिटी काउंसिल का जो डिक्लेरेशन था बड़ा अच्छा था। तो मैं ये कहूंगा, जो देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1643 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है उनके साथ, 4 हमारे प्रदेश है, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए, हमारी कनेक्टिविटी के लिए, नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्व की स्टेबिलिटी के लिए, शांति के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए म्यांमार के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होना बहुत जरूरी है। वहां पर आपने बिल्कुल और भी ठीक कहा, जो वहां पर एक बैलेंस तरीके की सरकार थी। पहले ऑंग सान सू ची फर्स्ट काउंसलर थी जैसे प्रधानमंत्री, और यहाँ पर जनरल मिनोंग लैंग थे, वहां पर आर्मी चीफ थे जी। और इसीलिए देखिए वहां पर हमारी तरफ से हमारे जो आर्मी चीफ हैं और विदेश सचिव हैं, इन दोनों का डेलीगेशन गया था। आपने तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बहुत ही अच्छी आपको ज्ञान है। आपको मालूम होगा जो कभी भी भारत ने आर्मी और सिविलियन को साथ साथ लेकर नहीं भेजा है, परंतु म्यांमार के हालात कुछ ऐसे थे, हमारे वहां पर जो हित है वो कुछ ऐसे थे। तो भारत, आखिर में मैं यही कहूंगा, भारत म्यांमार की जनता के साथ खड़ा है, भारत लोकतंत्र के साथ खड़ा है, भारत अपने हितों को रक्षा करने के लिए खड़ा है, और जो कुछ उसने किया है खामोश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जो कुछ उसे कहना चाहिए था वो कहा है। हाँ, मैं ये मानता हूं जो वो 60 और 70 का दशक का वो था, जो जहां भी दुनिया में कुछ भी हो जाए तो हम जिसे कहते हैं रूफटॉप्स में जाकर हम अपनी जो मन्ना है, मत है, उसके बारे में हम बोल रहे, वो नहीं। हमें अब बहुत ही भारत की शक्ति बहुत उभर कर आई है, हमें अपने हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ कहना है, जो कुछ करना है, और लोकतंत्र को दुनिया में और बहाल करने के लिए जो कुछ करना है। साहब, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। आपने कहा कि भारत अब बड़ा शक्तिशाली हो गया है, मजबूत हो गया है, तो ये कैसे शक्तिशाली हुआ है, ये कैसा मजबूत हुआ है जिसमें इतना लाचार हम अपने देश को महसूस कर रहे हैं? मेरे शब्दों पर आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं इतिहास के साथ ही इसे जोड़ता हूं। बांग्लादेश में जब अत्याचार हो रहे थे तो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक स्टैंड लिया
और हम बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए और बांग्लादेश अगर अस्तित्व में आया तो भारत की मदद के साथ में आया। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मालदीव में अगर कुछ हो जाता है तो उसके संदर्भ में भी हम अपने दखल से वंचित नहीं रहते हैं। फिजी के संदर्भ में होता है तो हम अपने स्टैंड को बहुत स्पष्ट करते हैं। बर्मा में जो कुछ भी हो रहा है, इत्तेफाक रखेंगे सज्जनर साहब, अब आप सेवाओं में नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, उन मूल्यों के विपरीत हो रहा है जिन मूल्यों के प्रति भारत अपना समर्पण दिखाता है, उन प्रतिबद्धताओं के बिल्कुल खिलाफ हो रहा है जिनके प्रति भारत ने अपना समर्पण जाहिर किया है। इसके बाद भारत सरकार ने कहा क्या है, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, जो कहा है, आप अनुभवी व्यक्ति हैं, आप बताएं ना, भारत सरकार ने कहा क्या है? सिर्फ इतना, हम चिंतित हैं। भारत सरकार तो दमदारी के साथ इस बात की निंदा तक नहीं की है। अमेरिका या बाकी लोगों ने तो बहुत स्पष्ट बयान दिए, पर भारत सरकार के स्तर पर कोई स्टैंड नहीं आया। बल्कि एक जो बात आई है वो और साथ में जोड़ता हूं, मणिपुर भारत का ये एक राज्य है, उसने तो बाकायदा एक फरमान भी जारी किया 26 मार्च को कि वहां से जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का भोजन पानी आदि व्यवस्था ना की जाए। और 4 दिन बाद 30 मार्च 2021 को मणिपुर सरकार ने अपने उस आदेश को वापस भी ले लिया। ये किस प्रकार की विदेश नीति, किस प्रकार की नीयत के साथ में हम चल रहे हैं सज्जनर साहब, थोड़ा आपसे रोशनी की अपेक्षा है। जी अच्छा, तो पहले मैं आपके जो दूसरा प्रश्न है उसके मैं जवाब दे देता हूं। जी देखिए, भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल सिस्टम है जी। तो ठीक है, विदेश नीति जो होती है वो वहां से उसका निर्णय होता है सेंटर से, उसका निर्णय होता है दिल्ली से, जो कुछ भी करना होता है। परंतु फिर भी हमको ये देखना होगा, ये मानना होगा, जो अब जिसे कहा जाता है फेडरलाइजेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गया है, जो हमारे प्रदेश हैं वो उनकी भी हामी साथ में लेना बहुत ही जरूरी हो गया है। आपको तो ये, आपने तो अभी बांग्लादेश का जिक्र किया, आपको तो मालूम है जो बांग्लादेश में तीस्ता का मुद्दा कितनी समय से चलता आ रहा है जी। परंतु हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बिल्कुल सॉल्व करने में, उसका हल निकालने में बहुत ही तत्पर है, परंतु क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसमें आड़े आई हुई है तो इसीलिए उसका आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसीलिए भारत की जो विदेश नीति है वो जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके साथ मिलकर, उनसे बातचीत करके, चाहे वो हो श्रीलंका के साथ तो हमारे तमिलनाडु की उनके वो बातचीत करनी होगी जरूर, या फिर बांग्लादेश के साथ है। आपको मालूम होगा जब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 1975 से लेकर 2015 तक उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया गया, परंतु अभी जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई तो उन्होंने मिलकर इसको लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो भी त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, उनके साथ किया। अब मेरा उत्तर यही होगा, जो ये मिजोरम ने भी कहा, जो इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं जो विदेश नीति की बात है, उन्होंने ऐसा फरमान दिया परंतु उस फरमान को वापस ले लिया, क्योंकि ये हमको भी समझना है, जो भारत ने हमेशा जब भी रेफ्यूजी हुए दूसरे देशों से, हमेशा रेफ्यूजियों को अपने यहां पर हमने पनाह दी है, चाहे वो पहले जोरोआस्ट्रियंस हो, पर्शियंस आए हो, या फिर उसके बाद चाहे यहूदी कम्युनिटी हो, मोर रिसेंटली अभी टिबेटन्स आए हो, तो इसीलिए हमने आने में किसी को कभी मना नहीं किया है। मिजोरम में भी आपको मालूम होगा, मिजोरम में भी वो आ रहे हैं, वहां पर करीब 400, 500, 900 लोग आ गए हैं, उनको पनाह दी गई है। तो उसमें तो बिल्कुल मेरे विचार से कोई ऐसी बात नहीं है जो विदेश नीति की कोई खराबी हो। भारत की सरकार ने ना मिजोरम ना मणिपुर को ये कहा नहीं आप वहां पर सेना तैनात कर दीजिएगा और जो भी लोग आ रहे हैं उनको आप पीछे खदेड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं किया। उनको आने दिया है, ठीक है, आप वहां पर रहें और हम बातचीत से इसको सुलझाएंगे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, जो ये बहुत दयनीय बात हो गई है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब बांग्लादेश में ये ईस्ट पाकिस्तान में ये हुआ था तो तब वहां पर पाकिस्तान था जो आपका दुश्मन देश है, वहां पर उन्होंने आपके ऊपर, आप देखिए 1947 से लेकर 1971 तक, चाहे 47, 48 में, 65 में, आपके विरुद्ध कितना वो हुआ, और उसमें भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूरी दुनिया घूमी और उनको सचेत करने का प्रयास किया। यहां पर हमको देखना है, जो म्यांमार में जो सरकार है,
चाहे वो आर्मी की रही हो, ऑंग सान सू की की रही हो, वो भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ हम उनके साथ काम करते रहे हैं। वो कोई ऐसी हमारे लिए कोई एडवर्सरी सरकार नहीं, हमारी दुश्मन सरकार नहीं है। और इसीलिए हमने कहा है, जो हम लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, हम जनतंत्र के साथ खड़े हैं। जो जनतंत्र के आपके जो इलेक्शन हुए हैं नवंबर 2020 में, उनके जो रिजल्ट है उसको आप यहां पर कायम करिएगा। तो हम उसके हिमायत में खड़े रहे हैं। हम लोकतंत्र के लिए मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, ये सज्जनहार साहब का कहना। उनका कहना है कि वो देश हमारा कोई दुश्मन देश नहीं है जिसके संदर्भ में आप वैसी अपेक्षा करें जैसी बांग्लादेश के संदर्भ में थी। जनरल कादियान साहब मेरे साथ में हैं, सैन्य अनुभव उनके साथ में है। कादियान साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई म्यांमार के साथ हमारे संबंध सैन्य शासन के रहते हुए इतने मधुर, इतने प्रगाढ़, इतने मजबूत हैं कि वहां पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, निर्दोष लोगों के साथ में अमानवीय व्यवहार हो रहा है, बड़े पैमाने पर शरणार्थी, पहले इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या शरणार्थी रहे हैं, शरणार्थियों की संख्या भारत की सीमा पर बढ़ती जा रही है, और ऐसे में भी हमें केवल जुबानी तौर पर दाएं बाएं से बोलते हुए काम चलाने से हमारे हित सुरक्षित रह जाएंगे, या इससे इतर किसी प्रभावी भूमिका की उम्मीद आप जैसा सेना नायक करता है? द्विवेदी जी, सबसे पहले तो आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, मैं उस पर कुछ बात कहना चाहूंगा जी। बांग्लादेश में जो हुआ था या ईस्ट पाकिस्तान में उन दोनों जो हुआ था, उसका सीधा साधा असर भारत पर था जी। 1 करोड़ रिफ्यूजी भारत में आ गए थे, जिनको खिलाना, जिनकी हेल्थ, जिनकी एकोमोडेशन हमारी जिम्मेवारी थी, तो हम नहीं संभाल सकते थे। हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी। बर्मा में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी। दूसरा देखिए, वैसे तो सज्जनहार साहब हैं, वो एक्सपर्ट इस मामले में। हर देश की कूटनीति अपने हितों के लिए होती है जी। और कूटनीति में निर्णय ना लेना भी एक निर्णय है जी। तो भारत को अभी जैसा हो रहा है, इंतजार करना पड़ेगा कि इसकी आउटकम क्या होगी। अभी अगर हम अपना हाथ खोल दें पूरा और कल को हालात बदल जाए, तो हमारे रिश्ते जो बर्मा के साथ अच्छे रहे हैं, आपने कहा 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है, 4 हमारी स्टेट लगती है। हालांकि आज के दिन मिजोरम में शांति है, बाकी 3 में अभी भी इंसर्जेंसी चल रही है और वो बर्मा में भी चल रही है। तो हमारी कोऑपरेशन रही है कि हम उनके इलाके में जाके कैंप डिस्ट्रॉय करते हैं, वो भी हमारे इलाके में आ सकते हैं। तो ये हमने उनको एक पनडुब्बी गिफ्ट दे रखी है, हम उनकी सेना को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। हमारे सेना प्रमुख वहां गए भी थे। तो वो रिश्ते भी उतने ही जरूरी हैं जितने हम सिद्धांत के तौर पर अपने बयान दें और जो बर्मा में हो रहा है उसके बारे में कोई कठोर नीति अपनाएं। शायद अभी इंतजार करने में ही विजडम है। तो मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा कादियान साहब, जब सैन्य शासन था बर्मा में, उस समय पर सेना के लिहाज से, भारतीय सेना के लिहाज से, भारतीय सीमाओं के लिहाज से हालात ज्यादा बेहतर थे, या जब आंग सान सू की के नेतृत्व में सरकार बनी, एक लोकतांत्रिक सरकार जो पिछले 5 साल से थी, उसके बाद हालात में कुछ बदलाव आया? कौन सी शासन व्यवस्था भारत के हितों के लिहाज से, सैन्य दृष्टि से ज्यादा बेहतर थी? देखिए द्विवेदी साहब, 2 बातें हैं। एक तो है सिद्धांत की बात जी। सिद्धांत के तौर पर तो हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस के देश में डेमोक्रेसी आए। हम तो प्रजातंत्र हैं, हम चाहते हैं सिद्धांत के तौर पर। दूसरे प्रैक्टिकलिटी, वहां भी जब पहली बार सेना शासन में आई 1962 में जी। भारत ने उसका विरोध किया था जी। लेकिन धीरे धीरे जब रियलिटी, जो वास्तविकता सामने आती है, तो हालात बदल जाते हैं। 1987 में जब राजीव गांधी जी विजिट पे गए तो हालात एकदम सुधर गए थे जी। तो हमारे रिश्ते, तो चाहे वो सेना थी या जहां तक सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं जी। सूखी के टाइम पर भी और सेना के टाइम पर भी। तो अभी हमें चाहिए कि वह हालात अंदरूनी, अभी 1 महीना हुआ आज, देखें कि आगे किस तरफ ये हालात लेते हैं, फिर अपनी नीति हम निर्धारित करें, फिर हम अपनी नीति को तय करें। लेकिन बर्मा के अंदर हालात ऐसे क्यों हैं, इसको समझने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर प्रशांत त्रिपाठी जी हैं, और प्रशांत जी से समझने की कोशिश करते हैं कि जो देश लंबे समय तक गुलामी से गुजरा, बाद में लोकतांत्रिक तरीके से, सैन्य तरीके से, दोनों तरीकों से संघर्ष करते हुए आजादी को हासिल किया, वो देश
अपने यहां लोकतंत्र को जिंदा रख पाने में इस कदर असफल लगातार क्यों हो रहा है? प्रधान जी, आप कारण खोज पाए क्या? और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सैन्य शासन के दौरान बर्मा आर्थिक रूप से बदतर होता चला गया। ये उसके सारे आंकड़े बताते हैं। एक समय जितने भी उस क्षेत्र के देश थे उनमें सबसे समृद्ध बर्मा हुआ करता था, और बीच में नौबत तो ये आ गई कि दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में जो नाम लिए जाते थे उनमें से बर्मा एक हो गया। इसके बावजूद भी सैन्य शासन वहां पर लग जाता है। विरोध किसी स्तर पर है, पर फिर भी सैन्य शासन को बनाए रखने में वो सफल रहते हैं। कारण खोज पाए आप प्रशांत जी? दरअसल बर्मा या म्यांमार के बारे में कोई भी बात करने के पहले हमको दिमाग में ये रखना चाहिए जी कि भारत के साथ जो उसकी सीमा है उसका तो हम जिक्र कर रहे हैं कि 1400 किलोमीटर की है जी, लेकिन 2000 किलोमीटर से ऊपर उसका बॉर्डर शेयर होता है चाइना के साथ जी, और लगभग 2000 किलोमीटर का ही उसका समुद्र तट है जो कि बे ऑफ बंगाल में है जी। तो ये एक नियति होती है किसी देश की कि वो स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पर बैठा हो कि वो स्वयं अपने निर्णय न ले पाए जी। और ऐसा होता है दुनिया में कितनी भी डेमोक्रेटिक सरकारें हों बहुत ताकतवर, लेकिन उनको जो अपने छोटे एलाइज हैं उनके पास डेमोक्रेसी सूट नहीं करती है। ये सूट ना करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। अमेरिका को पाकिस्तान बहुत दिन तक सूट करता रहा जी। वहां डेमोक्रेसी थी, भारत नहीं सूट करता था क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी थी। उनको सऊदी सूट करता है जी। ये अगर अब रहा बर्मा, जब तक हमें दो पोर्ट दिमाग में न रखें जी। एक ग्वादर और एक चौकप्यू जी। तो ग्वादर से ज्यादा खतरनाक स्थिति पे चौकप्यू है और अभी कैसे सोच सकते हो कि चीन उसको अकेला छोड़ देगा? दुनिया में ये सब अच्छा लगता है कि जनता का शासन जनता के द्वारा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही जी। और नहीं ही हो सकता है। और छोटे देशों की बहुत बड़ी दिक्कत है, जैसे किसी एक शहर में एक छोटे आदमी के लिए अपनी शर्तों पे जीना कठिन होता है, वैसे ही इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में किसी एक कम्युनिटी के लिए किसी एक देश के लिए अपनी शर्तों पे जीना लगभग असंभव हो चुका है जी। तो भाई ड्राई तो चलेगा ही जी। बेल्ट रोड इनिशिएटिव को चलना है, विवशता है बर्मा के बिना। देखिए जो ग्वादर है वो चीन के लिए कठिन है, जो उनका टेरेन है जहां से होकर वो घुसते हैं पाकिस्तान में वो इतना लंबा और इतना कठिन है कि अगर आप मैप उठा के देखो तो जो सबसे औद्योगिक इलाके हैं चीन के वहां से बर्मा के चौकप्यू में आना उनके लिए बहुत आसान है। और बर्मा के वो आइलैंड जो कि एक छलांग की दूरी पे है अंडमान से, आप उसको कैसे भुला दोगे? हाँ ये बात सच है कि चुप्पी हमेशा उपेक्षा नहीं दिखाती है, लेकिन आपके जो भी विदेश नीति होती है उसमें चाणक्य ने कहा द्वैधी भाव बहुत अच्छी चीज होती है। बड़ी जटिल टेक्निक है लेकिन द्वैधी भाव एक उपयोगी टेक्निक है। आप क्या कह रहे हैं आप क्या नहीं कर रहे हैं, दूसरे से पूरे विमर्श में जब हम ये कहते हैं तो एक डायलेमा है इसमें। हम कहते हैं कि बर्मा में जो कुछ हो रहा है उस पे भारत सरकार क्यों नहीं कुछ करती है। देखिए जब हम कहते हैं भारत सरकार कुछ नहीं करती और जब हम कहते हैं भारत कुछ बोलता है कि नहीं, तो हमको दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहिए। आप जो बोल रहे हो द्विवेदी जी या हम जो बोल रहे हैं भारत बोल रहा है, लेकिन भारत सरकार का बोलना बड़ा दुष्कर है। वो कैसे बोले? अगर सरकार ही लेके हमें चलना है तो बर्मा में सरकार बदल गई फिर वही सरकार बर्मा हो गई, तो भारत सरकार ही भारत नहीं है। और ये जो मल्टी फैंग टेक्निक होती है निश्चित रूप से हमने इसको यूज नहीं किया पिछले दशकों में, नहीं किया हमने, उसका एक हमको ये नुकसान है। अरे एक मोटा सा एग्जांपल है, आप हिंदुस्तान के किसी शहर में किसी जगह चले जाइए जहां फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जाती हो, वहां पे बर्मीज कितनी जगह सिखाई जाती है? हम बर्मीज नहीं जानते हैं। हम कह रहे हैं वो हमारा अंग था, अंग्रेजों के जमाने में हमारा अंग था, उसके पहले भी प्री हिस्टोरिकली भी एंशिएंट हिस्ट्री में जो एक ब्रह्म देश हम कहते थे, लेकिन हम बर्मीज नहीं जानते, हम बर्मा के बारे में नहीं जानते। कारण है कि हमने जब सोवियत कैंप पे हम गए तो हमने ये तय कर लिया कि अन्य देशों से हमारे संबंध का ठेका सोवियत रूस के पास है, वो जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। जो सोवियत के मित्र हैं वो हमारे मित्र हैं, जो उनके शत्रु हैं वो हमारे शत्रु हैं, जो उनसे न्यूट्रल हैं वो हमसे न्यूट्रल हैं। हमने आजादी के बाद से किन्हीं भी कारणों से, वो एक अलग बात है कि हमारी नॉन अलाइंड पॉलिसी बहुत अच्छी चल गई, वो इसलिए चल गई कि हिंदुस्तान के अगल बगल जो हमारे जस्ट नेबर्स थे, किसी के पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं थी कि हमको डिस्टर्ब कर सकता, इंक्लूडिंग चाइना।
तो हमारी नॉन अलाइंड पॉलिसी चल गई। लेकिन हमने अपने पर्सनल एलाइज नहीं बनाए, ये हमारी आज भी कमजोरी है। हमने पर्सनल एलाइज नहीं बनाया, ये हमारी कमजोरी है, ये कहना है प्रशांत त्रिपाठी जी आपका। आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि वहां पर जो सैन्य शासन 28 साल तक लगातार रहा, पहले 1962 से लेकर जो सिलसिला चला, 2010 में एक औपचारिक रूप से बदलाव हुआ, पर उस चुनाव में भी जीते तो सैन्य शासन के समर्थन वाली पार्टी जीती। सही मायनों में 2015 में एक लोकतांत्रिक सरकार वहां पर आई आंग सान सूची के रूप में, जो सैन्य शासन की विरोधी थी। इतने लंबे समय तक जो सैन्य शासन चल पाया, क्या उसका कारण चीन की मदद है? क्या चीन का इस सैन्य शासन के प्रति अतिरिक्त समर्थन उन्हें स्थापित किए रहा? इसलिए क्योंकि वहां पे सैन्य शासन समाजवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में ही काम करता है, इस प्रकार का जताने की कोशिश हुई। आपसे जानना चाहता हूं कि कुल मिलाकर चीन की भूमिका वहां क्या थी? देखिए, कोइंसिडेंस हो सकते हैं जी। 62 में चीन से आप क्या हुआ, इन्वेजन था जी। चीन आपको 62 में इन्वेट करता है और 62 में ही बर्मा में सैन्य शासन आ जाता है जी। मे बी कोइंसिडेंस। और ये जो अपनी सूची है, ये भी शासन में क्या आ सकती थी अगर अमेरिकन कैंप इनके साथ न खड़ा होता जी। तो जो रियल टाइम पॉलिटिक्स है उसमें औचित्य के साथ साथ शक्ति का महत्व है। आपको कहीं से शक्ति चाहिए जी। जो लोग लाने में मदद कर रहे थे सूची को, वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो डेमोक्रेटिक हैं, वो ये कह रहे थे कि ये डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेसी आएगी इसलिए हम मदद कर रहे हैं। ये वही लोग थे जो पाकिस्तान में याहिया खान की भी मदद कर रहे थे जी। वहां पर उनको डेमोक्रेसी नहीं सूट करती थी, यहाँ पर डेमोक्रेसी उनको सूट करती थी, क्योंकि चीन को डेमोक्रेसी सूट नहीं करती है, ये तो तय बात है। 1988 के एग्रीमेंट के बाद से उन्होंने एक एक स्टेप चला। देखिए, बेसिक प्रॉब्लम हमारी जो है वो ये सब नहीं है कि कौन डेमोक्रेसी को मान रहा है कौन नहीं मान रहा है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि चीन ने 1988 से वहां पे इन्वेस्टमेंट करने शुरू किए। आज की तारीख में उनके नेचुरल रिसोर्सेज, उनका गैस, उनका तेल, उनका चावल सब चीन ले रहा है। उसके बदले में चीन उनके पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, रेलवे लाइन डाल रहा है, बीआरआई का इंपॉर्टेंट पार्ट वो है। हमने कभी इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हम जिस भी कैंप से बिलोंग कर रहे थे उसको उससे प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी प्रॉब्लम आज इसलिए बढ़ रही है कि हमारा आज कैंप चेंज हो गया है। उस चेंज कैंप में हमको अब मिलिट्री सूट नहीं करती है। तो ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं, निश्चित रूप से डेमोक्रेसी होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर वहां पे 100 लोग रोज मारे जा रहे हैं तो निंदनीय है, घृणित है। लेकिन सरकार से उम्मीद करना कि वो इस पर निंदा करे, अपनी फौज उनको बचाने के लिए भेज दे, तो ये भी एक बेईमानी है। ये भी एक बेईमानी है, ये प्रशांत जी का कहना है। वहां पे हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन सरकार के स्तर पर, खासतौर पर भारत सरकार के स्तर पर इस समय में आप बहुत अपेक्षा ना करें। लेकिन प्रमोद जोशी जी मेरे साथ में, और प्रमोद जी आपसे जानना है, इस देश ने तमाम मसलों पर समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या वो प्रतिक्रिया इतनी खामोश, इतनी ही निस्तेज, इतनी ही शांत, इतनी संयत रहती आई है इस प्रकार के घटनाक्रमों के संदर्भ में? आपका जो 4 दशक का पत्रकारिता का अनुभव है, इसके संदर्भ में ये टिप्पणी। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि हम बांग्लादेश में कुछ होता है तुरंत बोलने के लिए तत्पर होते हैं, पाकिस्तान में कुछ होता है तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, नेपाल में कुछ होता है हम खामोश नहीं रह पाते हैं, वहां पर विषय हिंदू मुसलमान के रह जाते हैं। क्या म्यांमार में बड़ी संख्या 89% बौद्ध मतावलंबियों की है? बौद्ध वली दुनिया में गया, लेकिन बौद्ध मतावलंबियों की संख्या देश में बहुत सीमित रह गई, इससे कोई माहौल नहीं बनता है। तो क्या यह भी एक खामोशी का कारण रहता है भारत की म्यांमार से संबंधित विषयों के संदर्भ में? केवल यही घटनाक्रम ही नहीं, म्यांमार में कुछ भी होने को लेकर भारतीय समाज भी कोई बहुत प्रभावित नहीं होता है। कई लोग तो ये जानते भी नहीं होंगे, हम आम लोगों के बीच में बात करें कि एक पड़ोसी देश बर्मा भी है, इस हालात में हमने बर्मा के साथ व्यवहार रखा है। क्या कहते हैं प्रमोद जी आप? देखिए, आपके सवाल में तो बहुत सारे सवाल हैं जी। बुनियादी तौर पर जो विदेश नीति से जुड़ी बात है, सज्जनहार जी ने आपको बता दिया कि भारत ने किस प्रकार से रिएक्ट किया। और रिएक्ट किया, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं किया, शुरू में ही बयान दिया, अब भी दे रहे हैं। दूसरा, हम लोकतंत्र के बारे में हम कहते हैं जी, लोकतंत्र की हमारी क्या परिभाषा है जी। दरअसल जो बर्मा में जो कुछ भी हुआ है जी, वो कोई गैर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तो हुआ नहीं जी, क्योंकि आप पहले तो बंगाल की वो म्यांमार की संवैधानिक व्यवस्था को समझिए जी। वहां पर सेना की एक बड़ी भूमिका है वहां की संवैधानिक व्यवस्था में जी, जैसे पाकिस्तान में है।
या आप देखें दक्षिण पूर्व एशिया के ज्यादातर देशों में है, इंडोनेशिया में है। तो और म्यांमार में जो पहली पॉलिटिकल पार्टी थी ऑंग सान सूची जिनके के पिताजी की, उसका नाम था आर्म फोर्सेस पीपल्स फ्रीडम लीग। वो भी एक जनरल थे, वो भी एक सैनिक थे। तो सेना की एक भूमिका म्यांमार की राजनीति में पहले से है और आज भी है। आज 25% सीट वहां पर सेना के लिए सुरक्षित होती हैं। वहां पर एक पार्टी है जो बाकायदा सेना के साथ गठबंधन बनाकर चलती है। दूसरे, जो सेना ने जो इमरजेंसी वहां लगाई है उसका संवैधानिक अधिकार उसके पास है और उसको कभी बदला नहीं गया है। ऑंग सान सूची ने भी संशोधित नहीं कर पाई, जो कि उनको करने का प्रयास भी करती तो शायद उसके कारण हमें कारण ढूंढने पड़ेंगे कि अगर म्यांमार का एक अमेरिका जैसे लोकतंत्र के रूप में विकास होना है तो वो किसी एक खास तारीख को नहीं हो जाएगा कि आज हमने इसको बदल दिया तो एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में वो एक बदलाव आ जाएगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अमेरिका की जो वहां से बैठ करके अमेरिका से या यूरोपियन यूनियन से या ब्रिटेन से जो बयान जारी हुए हैं उन बयानों के मुकाबले भारत सरकार को वैसा बयान देने में दिक्कतें हैं। दिक्कतें मेरे से पहले आपने 2 या 3 जो भी विशेषज्ञ हैं सबने उन दिक्कतों का जिक्र किया है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऐसे बयान हम शुरू में 1988 में दे चुके हैं और हमने उसका कारण नुकसान ये उठाया। अभी आप किसी अगली चर्चा में उठाएंगे ये सवाल कि भारत का अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब क्यों हैं और क्यों प्रभाव नहीं है, क्यों म्यांमार पर हमारी भूमिका नहीं है, क्यों श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते खराब हैं। मैं आपको बताऊं, हाल में श्रीलंका को लेकर के ये जो संयुक्त राष्ट्र का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसमें एक प्रस्ताव पर विचार हो रहा था। भारत हमेशा पहले से खिलाफ श्रीलंका के वोट देता रहा है, इस बार एब्सटेन किया। इसलिए एब्सटेन किया कि भारत की भूमिका दक्षिण पूर्व एशिया में देशों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने में है। अगर ऐसा नहीं होगा तो चीन का इस इलाके में बहुत प्रभाव बढ़ जाएगा। तो हमें अपनी विदेश नीति के कारणों को या उसकी वजहों को भी समझना चाहिए। बाकी मैं आपकी इस बात से असहमत नहीं हूं कि मानवाधिकार के प्रश्नों को उठाया नहीं जाना चाहिए। आप उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भारत में और बहुत सारे जो एनजीओ हैं वो उठा रहे हैं, बल्कि राजनीतिक दल जो केंद्रीय सत्ता के विरोधी राजनीतिक दल हैं वो भी उठा रहे हैं। और कई बार होता है कि केंद्रीय सरकार को एम्बेरस करने के लिए भी उठाए जा सकते हैं, पर सरकार जो भी फैसले करती है मैं मानता हूं। दूसरी बात, अगर हम इसको बहुत गहराई से देखें, सज्जनहार जी आपको बेहतर बताएंगे, इसका कोई ना कोई इलाज तो या कोई ना कोई समाधान हमें निकालने का प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए हमें जो सबसे नजदीकी संगठन है, एक तो सुरक्षा परिषद में हमने जो भूमिका निभाई थी, इसके अलावा आसियान देशों को इसके बारे में विचार करना है। और इंडोनेशिया की पहल पर अब इसी महीने एक बैठक होने जा रही है जिसका आखिरकार इस जो भी हुआ है म्यांमार में इसका कोई एक हल निकाला जाना चाहिए। इसका कोई हल निकाला जाए। लेकिन प्रमोद जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि संयोग से आप पत्रकार भी हैं, इसलिए जो आपके संपर्क, जो आपका अध्ययन है वो शायद थोड़ा रोशनी डाल पाए हमारे दर्शकों के लिए। एनएलडी ने नवंबर 2020 में जो चुनाव हुए उसमें जबरदस्त जीत हासिल की। 476 सीटों में से 396 सीटें जो आंग सान सूची की पार्टी है उसने जीती, और जो सेना के समर्थन की पार्टी है यूएसडीपी, उसे महज 33 सीटें मिली। अगर बात करें हम तो 10वां हिस्सा भी नहीं मिला एनएलडी के मुकाबले में। और सेना का यह आरोप है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, अराजकता हुई और इसलिए ये नतीजे आए हैं। चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत को खारिज कर दिया और सेना ने इस चुनी हुई सरकार को खारिज कर दिया। इस आरोप प्रत्यारोप की सच्चाई के संदर्भ में क्या कुछ जानकारी आपके पास है जिसे आप साझा करना चाहें इस कार्यक्रम में? देखिए, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी तो हो नहीं सकती। अलबत्ता ये सारी जानकारियां चूंकि एक मीडिया में है कि उस चुनाव को लेकर के सेना की शिकायत थी, और स्वाभाविक रूप से चूंकि सेना की जो समर्थक पार्टी थी वो बुरी तरीके से हारी थी वहां पर, और ये एक ऐसा सेना का अंदेशा हो सकता था कि आगे आने वाले समय में जो ऑंग सान सूची की पार्टी है शायद बड़े संवैधानिक संशोधन करके सेना को उसकी भूमिका से वंचित कर सकती है। ये वहां के जो आंतरिक राजनीतिक जो कंट्राडिक्शंस हैं
उनको बताती है चीज। लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूँ कि सेना वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था में एक भूमिका रखती है। नहीं, संविधान बनाया ही उस सेना ने है, तो वो अपनी भूमिका तो उसने सुरक्षित रखी थी। उसने 25% सीटें रखी, रक्षा मंत्री का पद, गृह मंत्री का पद भी अपने साथ ही रखा, विदेश मंत्री का पद भी अपने साथ रखा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं प्रमोद जी, बतौर वरिष्ठ पत्रकार, जो सेना इतनी प्रभावी हो, जो सेना का सत्ता में इतना जबरदस्त तरीके से दखल हो, जिस सेना की प्रशासन में डे टू डे इतनी बेहतर दखलंदाजी हो, क्या उस सेना के रहते हुए पूरे चुनाव कार्यक्रम में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, कब्जा, अराजकता संभव है, जिसमें एक पार्टी उसी सेना के समर्थन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा सीटें ले ले? क्या व्यवहारिकता में यह संभव है? क्या सेना के इन आरोपों के संदर्भ में दुनिया को कुछ गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है, या कुल मिलाकर अपनी हार को सेना बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसलिए कदम उठा लिया? इस निष्कर्ष की आपसे अपेक्षा है। देखिए, ये आप ठीक बात कह रहे हैं। हमें नहीं समझ में आती ये बात कि जनता ने या वोटर ने जो अपना निर्णय किया होगा वो इतना उल्टा होगा, इतना गलत होगा, ये बात समझ में नहीं आती जी। लेकिन बात जो है वो ये कि इसी संवैधानिक व्यवस्था में, इसी सेना के रहते हुए कुछ साल पहले तक रोहिंग्या का मामला उठा और ऑंग सान सू की ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर के अपनी इसी सेना के कार्यों को जस्टिफाई किया। यानी कि ऐसा नहीं है कि ऑंग सान सू की इस पूरी व्यवस्था से अलग थी या पूरी कोई नई व्यवस्था लेकर के आ रही थी। ये दरअसल वहां की व्यवस्था का जो एक जिस रूप में भी ऑर्गेनिक विकास हो सकता है, वो विकास की एक प्रक्रिया है। वो विकास की एक प्रक्रिया है, प्रमोद जी का कहना है। लेकिन मैं सज्जनहार साहब के पास वापस आता हूं। अब मेरे सवाल भारत सरकार के संदर्भ में नहीं, बल्कि दुनिया के संदर्भ में। सज्जनहार साहब, भारत सरकार ने संतुलित प्रतिक्रिया दी, मौन नहीं रहा, आपके शब्दों पर कहे एक संतुलित प्रतिक्रिया दी, जिसकी प्रमोद जोशी जी भी सराहना कर रहे हैं, कादियान साहब भी सराहना कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम के देश जो बड़े चिंतित रहते हैं इस दुनिया में लोकतंत्र के सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र के संरक्षण के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, वो इस पूरे घटनाक्रम पे गाल तो अच्छे बजा लिए पर इसके इतर कुछ नहीं किए। खाड़ी देशों में अगर ऐसा कुछ घटित होता है तो तुरंत अपनी सेनाएं उतार देते हैं। आज तो जानना चाहता हूं कि म्यांमार के संदर्भ में जो बाइडेन और उनके साथी लोग केवल बयान देकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ले रहे हैं, क्या कारण है? चीन से डर गए, या म्यांमार में ऐसा कुछ आर्थिक लाभ नहीं है जिसके चलते लगे कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए एक बड़े खर्चे के साथ वहां पर फौज उतारने की जरूरत है? क्या है मामला? देखिए, आपने कहा जो बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, वहां पर इस प्रकार का कोई सामरिक हित नहीं है जी। और भी पूरी दुनिया में बहुत जगह पर ऐसे देखिए होती रहती है, चाहे जंग होती रहती है या सिविल वॉर होती रहती है। अभी आपने देखा है आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में हुआ जी। अजरबैजान ने करीब आधी टेरिटरी नगोर्नो कराबाख की उनसे वो ले ली जी। और ये सब फ्रांस और ये सब देश बोलते रहे, कहते रहे, किसी ने काम कुछ नहीं किया। यहां पर आपने देखा है टर्की आ गया है अजरबैजान के साथ वगैरह वगैरह, परंतु और कोई देश इनके साथ आर्मीनिया के साथ नहीं आए। तो इसीलिए जहां पर आपने जो दिया है मिडिल ईस्ट का, वहां पर जो आपने हवाला दिया है, वहां पर तेल है, और तेल पहले तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब उसका महत्व थोड़ा कम हो गया है क्योंकि अमेरिका को अपना शेल ऑयल वगैरह मिल गया है। परंतु यहां पर आप बात ये ठीक कह रहे हैं, जो यहां पर उन्होंने वो कह दिया है, सैंक्शंस कर दिया है वगैरह वगैरह, परंतु उससे उनको इतना कोई नुकसान होने वाला नहीं है हमारे लिए। जैसे आपने स्वयं कहा हिमांशु जी, हमारा पड़ोसी देश है, 4 हमारे राज्य उससे मिलते हैं। हमारी सुरक्षा म्यांमार के ऊपर बहुत ज्यादा निहित है। आपने खुद बताया, आपके कोई पैनलिस्ट ने बताया, जो भाई वो जो 3 हैं, मिजोरम में तो ठीक है, वहां पर स्टेबिलिटी है, पर मणिपुर में, अरुणाचल में, नागालैंड में, वहां पर आपके बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वहां पर, जो आपको म्यांमार की सेना आपकी सहायता करती है उनको कंट्रोल करने में। आपको याद होगा पिछले कुछ साल पहले कुछ ऐसा वहां हमला हुआ था मणिपुर में, और हमारे यहां से सर्जिकल स्ट्राइक कैसे लॉन्च किए गए थे उनको खत्म करने के लिए। दूसरी चीज देखिए वो है, भारत अगर काम करना चाहता है, जो वहां पर कुछ उनको बताया जाए, देखिए भारत
म्यांमार के भविष्य के साथ रहना चाहता है। म्यांमार का भविष्य वहां के लोग हैं, म्यांमार का भविष्य वहां का लोकतंत्र है। तो भारत हमेशा वहां लोकतंत्र के साथ रहेगा, परंतु फिर भी हमें अपनी सुरक्षा का भी पूरी तरीके से ख्याल रखना है। ये नहीं है जो, देखिए, जब आप कोई सरकार चलाते हैं या डिप्लोमेसी चलाते हैं, उसूल तो यकीनन बहुत महत्वपूर्ण है, पर उसूल ही केवल नहीं है, आपके जो अपने हित हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको एक बैलेंस रोल करना पड़ेगा। इसीलिए भारत जो काम कर रहा है वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी हो रहा है, अभी 114 लोग मारे गए हैं इसी संडे को, और उसके बारे में वहां पर जरूर चर्चा होगी और वहां पर भारत यकीनन एक लीडरशिप रोल अदा करेगा। परंतु उसके साथ साथ हमको यह भी देखना है, जो अगर पूरी दुनिया म्यांमार को पूरे तरीके से तिरस्कृत कर देती है, जैसा कि पहले 80 और 90 के दशक में किया था, तो वो बिल्कुल जाकर चीन के उसमें आगोश में आ जाएगा, पूरी तरीके से चीन। और अभी यहां पर उन्होंने कहा चकफू वहां पर होना है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर होना है, सभी कुछ, क्योंकि वो वहां पर मलाक्का स्ट्रेट से बचना चाहते हैं, जो उनके ऊपर वहां पर से दबाव हुआ जा रहा है साउथ चाइना सी में, वो सीधा इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में आना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं जो म्यांमार पूरे तरीके से चीन के उसमें आ जाए, कंट्रोल में आ जाए, तो फिर आप करिए, बहुत उनको क्रिटिसाइज करिए, पर वो ना तो हमारे हित में है, ना दुनिया के हित में है, ना म्यांमार की के लोकतंत्र के हित में है। तो इसीलिए हमको जो अपना स्ट्रैटेजी है उसको बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। सज्जनहार साहब, ये आपका कहना है, लेकिन मैं दो घटनाओं के संदर्भ में आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि ये भारत की विदेश नीति में विरोधाभास कैसे है। एक पहला तो मणिपुर सरकार ने अपने स्तर पर आदेश निकाला। अमूमन विदेश के संदर्भ में फैसले भारत सरकार के स्तर पर होते हैं। भारत सरकार के फैसले राज्य के लिए बंधनकारी भी होते हैं। कोई राज्य अपने स्तर पर क्या तय कर सकता है कि हम इसे आने देंगे अन्य देश के या नहीं आने देंगे, ये आपसे सवाल है, क्योंकि आपके पास अनुभव है। एक दूसरा, मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा, उन्होंने निर्वासित सरकार की विदेश मंत्री जिन मांग उंग से वर्चुअल बैठक की। यह भी अपने आप में अभूतपूर्व है। अमूमन ऐसे समय पर भारत सरकार ही तय करती है हम किससे क्या कैसा संवाद करेंगे, पर यह नॉर्थ ईस्ट के दो राज्यों के दो घटनाक्रम क्या भारत की प्रभुसत्ता के संदर्भ में कोई चिंता का विषय है, या हमारी कोई उदासीनता ने ऐसे कदम उठाने के लिए उन्हें हालात दे दिए? समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, उदासीनता बिल्कुल नहीं है। देखिए, जैसे कि मेरे ख्याल से किसी पैनलिस्ट ने यह भी कहा जी, दैट जो आप कोई स्टैंड नहीं लेते हैं वो भी एक स्टैंड होता है जी। तो अभी जब ये तो आपको ठीक है, जो सारी जो विदेश नीति है वो दिल्ली में निर्धारित होती है, परंतु आपको ये भी मालूम है जो जब 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह बांग्लादेश गए थे और ममता बनर्जी उनकी डेलीगेशन की मेंबर थी और तीस्ता के ऊपर उन्होंने अग्रीमेंट करनी थी, वहां पर आखिरी मौके पर ममता बनर्जी वहां पर उस डेलीगेशन में नहीं गई। तो वो बहुत डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए और भारत के लिए भी काफी उसमें मानहानि की बात हुई थी, मैं कहूंगा। और तब से लेकर अब तक हम तीस्ता के ऊपर नहीं बात कर पाए हैं। तो इसीलिए भारत का जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर को हमको नजर में रख के ये सब काम करना होगा। इसीलिए आपने वो जो कहा, जो म्यांमार, ये मणिपुर में उन्होंने पहले ये निर्देश दे दिया जो हम किसी को नहीं आने देंगे, और फिर बाद में उन्होंने कहा आने देंगे। और यहां पर जो है पहले मिजोरम में जो हुआ, उन्होंने बातचीत कर ली। देखिए, ये मैं कहूंगा आप अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं और जो फॉरेन पॉलिसी हैं उसको आप एक सॉफ्ट टच के साथ डील कर रहे हैं। आप ये नहीं करते हैं जो हम ये कमांड करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन करेंगे और आप वहां पर अपने पूरे बॉर्डर्स, आप अपनी सेना भेज देंगे। सेना तो है वहां पर, मोरे बॉर्डर पर भी है, ये कादियान साहब बड़ी अच्छी तरीके से बताएंगे। वहां पर हमारी सेना बिल्कुल वहां पर तैनात है, परंतु हम सेना का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए भारत ने जहां से कहीं से भी रेफ्यूजीज आए हो, चाहे टिबेटन्स हो, चाहे कोई हो, चाहे जैसे आपने अभी जिक्र किया था जो 10 मिलियन बांग्लादेशी ईस्ट पाकिस्तान से आ गए थे 1971 में, तो हमने किसी को रोका नहीं है वहां से। और इसीलिए
ये जो बातचीत है सेंट्रल गवर्नमेंट की मिजोरम के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट की मणिपुर के साथ, मणिपुर ने क्यों अपना ये वाला स्टैंड बदला? 26 तारीख को ये कहा, 29 तारीख को उन्होंने स्टैंड बदल दिया। वो बात होती है। अब ये बात नहीं है जो आपको सभी चीजें अखबार की सुर्खियों में होनी चाहिए, परंतु बहुत ही डेफ्टली, बहुत ही जेंटल हैंड से इसको डील किया जा रहा है। और हमको ये मालूम है जो वहां पर हमारी अपनी सुरक्षा के लिए नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं, क्योंकि हमारे बड़े इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वहां पर म्यांमार में, और हमको अपनी वहां की सुरक्षा के लिए हमारे संबंध, हमारे रिश्ते म्यांमार के साथ अच्छे होना बहुत जरूरी है। हमारे रिश्ते अच्छे होना बहुत जरूरी है। बार बार सज्जनहार साहब का इसी संदर्भ में जोर है। हालांकि मेरे जो 2 सवाल हैं उसके संदर्भ में सज्जनहार साहब ने अपनी राजदूत संबंधी मर्यादा के तहत ही उन सवालों के उत्तर मुझे दिए। उस सवाल का उत्तर शायद मुझे प्रशांत त्रिपाठी जी से ज़्यादा बेहतर मिले। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या एक वर्तमान सरकार का मुख्यमंत्री राज्य का अपने स्तर पर किसी देश की निर्वासित सरकार के विदेश मंत्री के साथ ऐसे संवाद करने की इजाज़त हमारी व्यवस्था में है? हम फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का फेडरल सिस्टम भारत का फेडरल सिस्टम नहीं है। यहाँ पर राज्य केंद्र से ताकत पाते हैं, केंद्र राज्य के भरोसे ताकत नहीं पाता है। इस व्यवस्था को देश के संविधान के अंतर्गत दिया गया है। आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई ये इतनी सरलता से लिए जाने का विषय है या इसमें कोई गंभीरता दर्शाए जाने की जरूरत भारत सरकार के स्तर पर है? देखिए, ये तो अभी हम लोग जानते नहीं कि ये जो हुआ इसके पीछे नियत क्या थी जी। लेकिन एक बात हमने पहले भी कही कि द्वैधी भाव जी, विरोधाभास अगर कंट्रोल्ड है तो बहुत उपयोगी है जी। जो काम सरकार नहीं कर सकती है, अगर सरकार से इतर एजेंसीज उसको करें तो इसमें बुराई क्या है, बशर्ते वो कंट्रोल्ड हो जी, उसमें बिखराव अगर ना हो। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलो कि ये जो म्यांमार में हो रहा है जी। ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जिस्टेंस का सवाल है। हम फिर कहते हैं कोइंसिडेंस हो सकते हैं जी। 7 अरब डॉलर का चीन का ठेका सूची की सरकार में रिड्यूस करके 1 अरब डॉलर का कर दिया गया पोर्ट डेवलपमेंट का जी। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें डेमोक्रेसी इन्वॉल्व है कि नहीं पता नहीं, लेकिन 7 अरब का ठेका 1 अरब में हो जाता है और गलवान होता है और ये होता है। तो कहीं ना कहीं आप उस सब चीज को माइनस करके देख नहीं सकते हो। आप माइनस तो करके नहीं देख सकते। प्रशांत जी का कहना है, मेरे पास समय सीमित है, मैं एक बार फिर कादियान साहब के पास आना चाहता हूं और कादियान साहब आपसे जानना चाहता हूं कि जी कुछ हस्तक्षेप प्रमोद जोशी जी करने जा रहे हैं, एक बार उनकी बात सुनते हैं। जी प्रमोद जी। एक जानकारी केवल देना चाहता हूं या कहिए बढ़ाना चाहता हूं जो आपने राज्य के संदर्भ में और फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में की। हमने लगातार एक लंबे अरसे तक तमिलनाडु की सरकार को भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हुए देखा, श्रीलंका के संदर्भ में, और एक बार नहीं दर्जनों बार देखा हमने। बल्कि एक क्रिकेटर था मुरलीधरन जो उसको आने नहीं दिया तमिलनाडु में खेलने के लिए चेन्नई में, क्योंकि वो श्रीलंका की सरकार के प्रति, चूंकि उसके प्रति वहां की सरकार या वहां की जो क्रिकेट टीम थी उसमें उसको जगह मिली थी। तो ऐसा नहीं है, ये तो अलग अलग हिसाब से तय होता है, ये राजनीति भी तय करती है। और भारत में राजनीति को और जो राज्यों की भूमिका को इस रूप में भी देखने की जरूरत है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये कि अगर हुआ भी होगा तो कम से कम केंद्र सरकार के प्रभाव में या दबाव में वो चीजें तो बदली है। केंद्र सरकार के दबाव या प्रभाव में चीजें तो बदली है, प्रमोद जी का कहना है। लेकिन जो प्रशांत जी का कहना था, वो उनका कहना यह था कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, पर भारत सरकार की मर्जी से या भारत सरकार के नियंत्रण में कोई दूसरे से वो चीज कराई जा रही है जिसकी अपेक्षा सरकार को है, तो उसमें आपत्तिजनक क्या है, बशर्ते उसके नियंत्रण में है। लेकिन कादियान साहब, मैं वापस आपके पास लौटता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि एक बफर जोन क्रिएट होता है इन देशों के माध्यम से उन मुल्कों के संदर्भ में जिनसे हम सामान्य तौर पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और म्यांमार चीन के संदर्भ में एक ऐसी भूमिका में दिखता है। वहां का यह बदलाव बतौर सैन्य अधिकारी हमें सचेत कर रहा है या हमें निश्चिंत कर रहा है, ये एक आपसे सवाल है। देखिए, बर्मा सिक्योरिटी के तरीके से हिमांशु जी बहुत जरूरी है भारत के लिए। जी, हमारे नागालैंड में सबसे पुरानी इंसर्जेंसी शुरू हुई थी
वहां हालांकि अभी 1997 के बाद सीज फायर है, लेकिन निर्णय अभी भी नहीं हुआ है, मामला सुलझा नहीं है। और वो भी कुछ इंसर्जेंट ग्रुप अभी भी बगावत पर हैं, जैसे खापलांग ग्रुप है, इसके खिलाफ हमने बर्मा में एक्शन भी लिया था। तो ये खासकर नॉर्दर्न बर्मा का जो काचिन एरिया है, जिसको पहले अराकान बोलते थे, वहां पर अभी भी इंसर्जेंट्स के कैंप हैं जो भारत की सुरक्षा को खतरा डाल सकते हैं, जिसमें हमें बर्मा की मदद की जरूरत पड़ती है। दूसरा रहा चीन का। चीन तो चाहता है कि भारत को चारों तरफ से घेरा जाए, बर्मा भी उसमें एक बहुत जरूरी अंग है, वो वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम खुद अपने बयानों से बर्मा को चीन के आंचल में फेंक दें। तो अभी हमने इंडिपेंडेंट भारत तो डेमोक्रेसी, हम सब अपने ख्यालात जाहिर करते, लेकिन सरकार की जो नीति है उसमें अभी हमें वेट एंड वॉच की जरूरत है, इंतजार करते रहने की जरूरत है कि ऊंट किस करवट जाएगा, उस अनुसार हम अपना रुख तय करें। पर ऊंट किस करवट आएगा, इसके संदर्भ में प्रोफेसर प्रशांत त्रिपाठी शायद हमें बता पाए। प्रशांत जी, आपको लगता है ये प्रदर्शन, ये धरने, ये आंदोलन जल्द कोई नतीजा दे पाएंगे, या एक लंबे समय के लिए फिर से म्यांमार सैन्य तानाशाही के कब्जे में जा चुका है? निश्चित, क्योंकि ये हमारे ही लिए चिंता का विषय नहीं है, दुनिया की उन सारी ताकतों के लिए चिंता का विषय है जिनके लिए चीन कंसर्न है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उसको अकेले कोई डील करना है। निश्चित रूप से निष्कर्ष निकलेगा, और जिस किस्म का प्रतिरोध दिखाई दे रहा है ये आसान नहीं है कि इसको पूरी तौर पे दमन कर दिया जाए, छोटी पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि आप म्यांमार के मिलिट्री को इग्नोर करके वहां प्ले नहीं कर सकते हो। साउथ ईस्ट एशिया की नंबर 2 की मिलिट्री पावर है वियतनाम के बाद आप, और उससे बड़ी वेल ऑर्गेनाइज फोर्स उस इलाके में कोई दूसरी नहीं है। तो हमको लेना तो उनको भी पड़ेगा कंसिडरेशन में। लेकिन एक अच्छी बात है ये अच्छी बात वो है कि वहां की जो मिलिट्री है उसके अंदर भी द्वैधी भाव है। वो ऐसा नहीं है कि चीन की गोद में पूरा बैठ जाते हैं जाके, पिछला इतिहास भी उनका है, उनके कंट्राडिक्शंस भी हैं। चीन भी वहां पर अपने लीवरेज प्रयोग करता है, अपने आतंकवादी रखता है, जो चीनी इतनी सिटी के लोग हैं उनको वो यूटिलाइज करता है वहां की मिलिट्री के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी मिलिट्री की तरह वो नहीं है, उनके अंदर कहीं ना कहीं अपना सोच है जिसका कहीं ना कहीं उपयोग होगा, ये तय बात है। बिल्कुल ऐसे ही लंबे समय तक नहीं चलने वाला, लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। एक और सवाल जो प्रभु जी आपके पास लेकर आ रहा हूं वो ये है कि पिछले कुछ समय में कई भारतीय कंपनियों ने बर्मा को अपने निवेश का स्थान बनाया था, जिनमें सरकारी कंपनियां भी शामिल थी। उनके भविष्य को लेकर हम कितने निश्चिंत हो सकते हैं इस परिवर्तन से? यह भी एक बड़ा गंभीर विषय है जिसके संदर्भ में ध्यान दी जाने की जरूरत तो है। किसके पास है, यानी सरकार की व्यवस्था किसके हाथ में है, उसका तो ख्याल रखना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हमने इन्वेस्ट किया है या हमारी कंपनियां वहां कार्यक्रम चलाने जा रही हैं, तो जो सत्ता के जो भी संचालक हैं उनकी हमें कहीं ना कहीं मदद की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए भी जो आप जो बात कह रहे हैं, इसके लिए भी जरूरी है कि हम वहां की सरकार के साथ मिलकर काम करें। अब रहा सवाल कि हम वहां के लोकतांत्रिक आंदोलन या वहां की जनता के कितने पक्ष में है, कितने समर्थन में है, तो इसमें दो राय नहीं कि भारत में लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र के पक्षधर हैं, हम म्यांमार में भी लोकतंत्र चाहेंगे, हम अपने आसपास के पूरे इलाके में लोकतंत्र चाहेंगे। लेकिन उस व्यवस्था के भीतर कौन सी ताकतें सक्रिय हैं, किस प्रकार से हैं, किनके बीच में आखिर ये झगड़े व्यक्तिगत हैं या कि कोई किसी वर्ग विशेष के झगड़े हैं? क्योंकि हुआ क्या है कि म्यांमार में सेना या पुराने सैनिक एक अपने आप में राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़े हो चुके हैं। वो अगर उनको उनकी जगह पर वहां पर लोकतंत्र की जो भी प्रतिष्ठा होनी है, स्थापना होनी है, उसमें क्या समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ये बेहतर है राजनीति शास्त्री इस प्रकार के अध्ययनों को करें और सामने लाएं। पर मैं समझता हूं कि फिलहाल हम अपनी सरकार के इस कदम का या सरकार के जो स्टैंड है उसका अगर समर्थन करते हैं तो केवल इसलिए कि ये म्यांमार को हमें गिफ्ट करके चीन के या किसी दूसरी ऐसी ताकत के हाथ में नहीं दे देना चाहिए। हमें अपने हितों की रक्षा, अपने इलाके की रक्षा, उन राज्यों के और खासतौर से टेररिस्ट बहुत सारी इंसर्जेंसी की, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। हमारा पैनल इस संदर्भ में है कि हमारी
लोकतंत्र के प्रति बड़ी प्रतिबद्धता है, हमारे उसके मूल्यों के प्रति पूर्ण समर्पण है, पर वर्तमान दौर में व्यवहारिकता के अपने तकाजे हैं। तो शब्दों के स्तर पर हम भले ही लोकतंत्र की प्रतिबद्धता की बात कहते रहे, पर व्यवहार के स्तर पर जरा देखें हमारा नफा किसमें है। लेकिन सज्जनहर साहब, मैं एक बिल्कुल अलग सवाल के साथ में इस कार्यक्रम के आखिरी सवाल के रूप में आपके पास आ रहा हूं, और ये जानने में मुझे दिलचस्पी है कि ये जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें जितने भी देश है कमोबेश, सब सैन्य शासन के अनुभव से गुजर लिए। हिंदुस्तान ही है जो इस अनुभव से नहीं गुजरा। हमारी इस खूबी या इस खामी के संदर्भ में कुछ रोशनी डालिए ना। सब में ऐसा कुछ ना कुछ घटित हो जाता है। बांग्लादेश, जिन्होंने आजादी दिलाई उनको ही हत्या कर दी गई, उन्हीं को मार दिया सेना ने। पाकिस्तान के संदर्भ में जितना भी कुछ कह दे कम है। नेपाल में जो कुछ घटित होता है वो आपके सामने है। श्रीलंका में जो कुछ घटित हुआ किसी से छुपा नहीं। म्यांमार की तो कहनी ही क्या है। भारत ही है जो अपवाद है, क्यों है? देखिए, यह आपने हिमांशु जी मुझसे वो प्रश्न पूछ लिया जो जब मैं इंडियन फॉरेन सर्विस का इंटरव्यू में गया था जी, तो तब ये मुझसे प्रश्न पूछा गया था, जो पूरे हमारे चारों तरफ जो भी देश हैं जी, सब यहाँ पर मिलिट्री रूल हुआ है, भारत में नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है जी। तो उस समय भी मेरा यही उत्तर था, जो हमारे देश की जो लीडरशिप थी जब भारत आजाद हुआ जी, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों या पंडित नेहरू रहे हों, तो जो उन्होंने वैल्यूज दी हैं और जैसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, और दूसरी चीज हमारे देश में डाइवर्सिटी जितनी है जी, जितनी विविधता है वो और किसी देश में नहीं है। आप देखेंगे वहां पर होमोजिनिटी ज्यादा है बनिस्बत की विविधता। जहां पर भी विविधता थी वहां से उन्होंने उनको भगा दिया है, तो वो बिल्कुल ही होमोजीनियस से ही बन गए हैं, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो और भी जो देश हो। परंतु एक कमेंट मैं और करना चाहता था। आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया है, परंतु एक चीज वो है, हमारे लिए म्यांमार क्यों इतना विशेष है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का उत्तर पूर्व के जो हमारे राज्य हैं उनका भविष्य हमारे म्यांमार के साथ अच्छे संबंधों पर बहुत ही ज्यादा निर्भर है, क्योंकि उसी के साथ हम अपनी कनेक्टिविटी बनाएंगे। चाहे वो ट्राइलैटरल हाईवे हो, वो जाएगा थाईलैंड, वो जाएगा आगे कंबोडिया, वो जाएगा वियतनाम। और अगर हमें आसियान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक प्रगति है, विकास है, उसका हमें फायदा लेना है नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो वो फिर म्यांमार से अलग होकर हम नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए हमारे अपने सुरक्षा के बहुत मुद्दे हैं, आर्थिक विकास के बहुत मुद्दे हैं, और इसीलिए वहां की जो सेना है, क्योंकि सेना ने हमारी बड़ी सहायता की है, क्यों हम वहां पर इंसर्जेंसी, और ये कादियान साहब से अच्छा और कोई नहीं बता पाएगा, क्यों हम इंसर्जेंसी को चाहे मणिपुर में, अरुणाचल में, नागालैंड में कैसे कंट्रोल कर पाने में काफी हद तक हम सफल हुए हैं, क्योंकि हमें म्यांमार की सेना का साथ मिला है, इसीलिए हम कर पाए हैं। तो ये हमारी व्यवस्था है कि अपने देश में शांति रह पाए, इसके संदर्भ में म्यांमार की सेना हमेशा हमारी मददगार रही है। इसलिए लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति हमारा समर्पण पूरा है, पर उस सेना के खिलाफ सक्रिय रूप से कुछ करने की स्थिति नैतिक रूप से भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस सेना की बड़ी मदद हमारे पास में रही है। ऐसा है राज काजल साहब और सज्जनहर साहब ने हमसे साझा किया है। तो वो सवाल जो आपके भी जहन में कहीं कौंध रहा होगा कि म्यांमार के संदर्भ में हम इतने संयमित क्यों हैं, तो उसका उत्तर आज के बाद एक अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि हजारों जुल्म हो मजलूम पर, हजारों जुल्म हो मजलूम पर तो चुप रहे दुनिया, अगर मजलूम कुछ बोले तो दहशतगर्द कहती है। जमीर अतरौलवी ने जो ये कहा है, कहा बड़ा गहरा है। म्यांमार के संदर्भ में हम मौन रहने के लिए तात्कालिक रूप से मजबूर हैं, पर उम्मीद करते हैं कि वहाँ जनता कुछ इतनी मजबूती के साथ खड़ी होगी कि तमाम एहसानों के बावजूद भी यह देश उनके साथ खड़ा दिखेगा। इस उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सदर।